हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द नेट फार्मा। सो आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। सो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द इम्यूनिटी। जब भी हमारी बॉडी के अंदर किसी तरह का डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि ताकि वो किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंटीजन के खिलाफ लड़ सके, उस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को हम बोलते हैं इम्यूनिटी। ठीक है। एंड नेक्स्टली अगर हम बात करें व्हाट डू यू मीन बाय द इम्यूनाइजेशन, तो इम्यूनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी तरह से हमारी बॉडी किसी डिसीज़ के खिलाफ जब लड़ती है, ओके, सो दैट इज़ नोन एज अ डिफेंस मैकेनिज्म नोन एज इम्यूनाइजेशन, जो दो तरह की होती हैं, पैसिव और एक्टिव इम्यूनाइजेशन। जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन होती है उसमें हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन इंड्यूस किया जाता है ताकि हम एक तरह से एंटीबॉडीज़ जनरेट कर सकें, और पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर हम एंटीबॉडीज़ को ही एडमिनिस्टर करते हैं, जैसे कि सीरम और सेंसिटाइज सेल्स। नाउ बात करते हैं व्हाट इज़ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो ये ऐसी प्रिपरेशंस होती हैं जो डिसीज़ से लड़ने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए, प्लस उसका ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ऐसी प्रिपरेशंस को हम इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बोलते हैं। नेक्स्टली फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस, हम किसी भी पर्टिकुलर डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए भी इन प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं। फर्दर जो भी हम इस बारे में बात कर रहे हैं, आप इसको नोटिफाई कर सकते हो इन योर कॉपीज़। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी दूसरी तरह के इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं, और ऑलमोस्ट हम लोग इनको एडमिनिस्टर करते हैं बाय द पेरेंटल, यानी कि इंजेक्शंस के थ्रू। सो दीज आर द इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। क्या होते हैं, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एंड फॉर द डायग्नोसिस पर्पस। ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी इनको नाम दिया गया है। इनका जो नेचर होता है वो प्रोटीनियस होता है और इन्हें हम पेरेंट्रल के रूप में देते हैं। एक्सेप्ट पोलियोमेलाइटिस वैक्सीन, जो वैक्सीन्स हम यूज़ करते हैं वही इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होती हैं, और पोलियोमेलाइटिस यानी पोलियो की जो वैक्सीन्स होती हैं उसको आप इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं बोलोगे, वो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं होती हैं। दीज आर द अदर काइंड ऑफ अ वैक्सीन्स। सो चलिए आगे बात करते हैं कि कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस हैं इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की और किस किस के लिए यूज़ होती हैं। सो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मेनली 3 टाइप्स के लिए यूज़ होती हैं, 3 या 4 टाइप्स के लिए यूज़ होती हैं, कि आप एक्टिव इम्यूनाइजेशन में यूज़ करें, पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए यूज़ करें, जो अभी इसमें फर्दरली हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। सी फर्स्ट वन इज़ फॉर द एक्टिव इम्यूनाइजेशन, फॉर द पैसिव इम्यूनाइजेशन और फॉर द डायग्नोसिस। यानी कि एक तो इम्यूनिटी के लिए हो गया कि आपको एंटीबॉडीज जनरेट करवानी है, तो उसके लिए आपको एक्टिव इम्यूनाइजेशन करना होगा, यानी हम एंटीजन उसमें इंड्यूस करवाएंगे बॉडी के अंदर। और पैसिव इम्यूनाइजेशन यानी कि आप एंटीबॉडीज़ ही दे रहे हो पेशेंट को थ्रू द इंजेक्शन, और डायग्नोसिस पर्पज़ के लिए भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। सो जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन के लिए हम इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो यहाँ पर मेंशन है। बैक्टीरियल वैक्सीन्स जो होती हैं वो हम एज अ एक्टिव इम्यूनाइजेशन में यूज़ करते हैं। नेक्स्टली वायरल एंड रिकेट्सियल वैक्सीन्स जो होती हैं उनको भी हम यूज़ करते हैं। टॉक्सॉइड्स को यूज़ किया जाता है फॉर द एज अ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कंटेनिंग लाइव बैक्टीरिया। जो बैक्टीरियल वैक्सीन्स होती हैं उसमें लाइव बैक्टीरिया होता है, मतलब जिंदा, डेड बैक्टीरिया नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल आता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं, उसी को हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। सो कंटेनिंग डेड बैक्टीरिया, 2 तरह के हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, एक तो लाइव हो गया, एक डेड हो गया, और एक हम मिक्स्ड वैक्सीन यूज़ करेंगे, यानी कि जिसमें लाइव भी और डेड भी दोनों तरह के यूज्ड होंगे बैक्टीरियल वैक्सीन्स। सो वायरल रिकेट्सियल वैक्सीन्स में आप लाइव वायरसेस का यूज़ करते हो, जिसके अंदर लाइव वायरस होते हैं, यानी कि लिविंग, जो डेड नहीं होते हैं। नेक्स्टली इनएक्टिव वायरसेस होते हैं जो बॉडी के अंदर जाकर एक्टिव हो जाते हैं। बाहर से जब आप उनको इंजेक्शन के थ्रू दोगे तो वो इनएक्टिव होंगे और अंदर जाके वो एक्टिव हो जाएंगे। और एक होते हैं लाइव कंटेनिंग लाइव रिकेट्सिया वायरसेस, एंड एक होते हैं कंटेनिंग इनएक्टिव रिकेट्सिया। तो यानी कि एक तो हो गया आपका पूरा जिंदा रिकेट्सिया वाला वायरस, और एक हो गया आपका इनएक्टिव जो अंदर जाके एक्टिव हो जाएगा। और टॉक्सॉइड्स का एग्जाम्पल होता है डिप्थेरिया वैक्सीन। बैक्टीरियल वैक्सीन्स के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे बेसिलस कैलिमेटे एंड ग्यूरियन BCG वैक्सीन, ऐसे ही यहाँ पे पर्ट्यूसिस वैक्सीन, ये सब नाम दिए हुए हैं फॉर द बैक्टीरियल वैक्सीन्स। ऐसे ही अलग अलग तरह के आपको इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की सारे नाम यहाँ पर मेंशन्ड हो जाएंगे। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर सकते हो। वायरल एंड रिकेट्सियल वैक्सीन्स का एग्जाम्पल है आपका पोलियोमाइलाइटिस वैक्सीन्स, जिसको आप ओरली दिया जाता है, नॉट बाय द पेरेंट्रल। पोलियोमाइलाइटिस वैक्सीन्स जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होती हैं, दीज आर ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ वायरल एंड रिकेट्सियल वैक्सीन्स,
जिसको आप एक्टिव इम्यूनाइजेशन के लिए देते हो, और रिकेट्सियल वैक्सीन इसका थर्ड एग्जाम्पल है। नाउ फॉर द फर्दर अगर हम बात करें इसके बारे में, तो ये पर्टिकुलर 3 टाइप्स के हो गए। नाउ 4th टाइप इज़ टाइफॉइड वैक्सीन, जो आप नॉर्मली टाइफॉइड डिसीज़ के लिए दी जाती हैं, वो वायरल एंड रिकेट्सियल वैक्सीन्स के अंडर आती हैं, इस कैटेगरी में आती हैं फॉर द एक्टिव इम्यूनाइजेशन, यानी एंटीबॉडीज़ को जनरेट करवाने के लिए। नाउ फर्दर हम बात करते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए कौन कौन से इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, तो वो सारे यहाँ पर मेंशन किए जाएंगे, यानी कि जिसमें हम एंटीबॉडी ही इंड्यूस करवा रहे हैं। सो ये है एंटीटॉक्सिक सेरा, दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल। एंटीवायरल सेरा और एंटीबैक्टीरियल सेरा, ये 3 टाइप्स के होते हैं जो हम पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं एज अ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। एंटीटॉक्सिक सेरा का एग्जांपल है टिटेनस एंटीटॉक्सिन, जो आपने देखा भी है कि हम लोग एंटीटॉक्सिक्स लिए जाते हैं, वैक्सीन हमें दी जाती हैं टिटेनस से बचने के लिए, टिटेनस डिसीज़ से, उसको हम एंटीटॉक्सिक सेरा बोलते हैं। एंटीवायरल सेरा में है रेबीज़ एंटीसेरम, और एंटीबैक्टीरियल में है लेप्टोस्पिरा एंटीसेरम बीपीसी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं एज अ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। सो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है वो है चिक टेस्ट टॉक्सिन ट्यूबरकुलिन्स। ये मेन 2 तरह के होते हैं जो एज अ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं ताकि हम किसी डिसीज़ को या एक पर्टिकुलर डिसीज़ को डायग्नोस कर सकें। तो ये इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो आप डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हो। फर्दर अब हम पढ़ेंगे कि कैसे आप इनको स्टोर करोगे। तो अगर आप इनको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रखते हो तो हो सकता है कि ये अपनी पोटेंसी लूज़ कर जाएं, यानी कि जो इनकी शक्ति होती है काम करने की, हो सकता है कि वो वैक्सीन्स लूज़ कर जाएं ज़्यादा टाइम पे स्टोर करने पर। तो उनको ऐसी कंडीशंस में स्टोर किया जाता है ताकि इनको हम प्रिजर्व रख सकें। और प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हो कि जो इनकी वायबिलिटी है लिविंग सेल्स की, यानी काम करने की जो क्षमता है वो मेंटेन रहे, और डीनेच्योर ना हो इनका प्रोटीन, यानी कि जो इनके प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई मॉडिफिकेशन ना हो। तो हमें ऐसे इनको प्रिवेंट करना है, ऐसे मेंटेन करना है और प्रिजर्व करना है, ताकि जितने भी हमारे पास लिविंग सेल्स या इनएक्टिव सेल्स हैं वो अपनी पोटेंसी लूज़ ना करें। अच्छा, रिडक्शन इन पोटेंसी कैसे हो सकता है? क्योंकि कुछ केमिकल चेंजेस हो जाते हैं। सपोज़ आप इनको अगर सनलाइट में रख दोगे, एक एग्जांपल है कि अगर सपोज़ आप सनलाइट में रख रहे हो और इनमें कुछ केमिकल रिएक्शन हो गया तो इट विल लूज इट्स पोटेंसी। जो भी इसका रिडक्शन है पोटेंसी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द टेम्परेचर ऑफ द स्टोरेज, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इसका रिडक्शन मतलब पोटेंसी रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। नाउ रेट ऑफ डिटोरिएशन वेरीज विद प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के साथ ही वेरी करती है। कंट्रोल्ड बाय द कंडीशन ऑफ स्टोरेज, यानी कि जो भी आप डिटोरिएशन यानी सड़ना अगर किसी चीज़ का हो रहा है या डिटोर हो रही हैं वो, तो वो टोटली डिपेंड करती है कि आप कैसी कंडीशन में उनको स्टोर कर रहे हो। रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशंस आर ऑलवेज प्रिंटेड ऑन द लेबल, यानी कि जो भी आप वैक्सीन लेते हो उसकी लेबल पर ही प्रिंट होता है कि उसे कैसे रखना है और कहाँ रखना है। सो नेक्स्टली जो इसके और स्टोरेजेस हो सकते हैं उसमें और मेंशन किया है यहाँ पर कि शुड बी स्टोर्ड बिलो रूम टेम्परेचर, क्योंकि जैसे हमने भी पीछे पढ़ा कि जितना जितना टेम्परेचर बढ़ता रहेगा उसी साथ साथ जो क्या है इसका रिडक्शन ऑफ पोटेंसी होती रहेगी। तो इसीलिए हम उसको बिलो रूम टेम्परेचर पर रखें तो वो ज़्यादा टाइम तक सही रहेंगी। डिज़ायरेबल है कि आप उसको रेफ्रिजरेटर में ही रखें अगर आपको उसे लॉन्ग टाइम के लिए रखना है और आप चाहते हो कि उसकी पोटेंसी लूज़ ना हो और उसकी शेल्फ़ लाइफ बनी रहे, तो आप प्रोलॉन्ग टाइम के लिए उसको रेफ्रिजरेटर में ही रखें। कुछ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो है उनको डार्क में रखना चाहिए, यानी कि अवे फ्रॉम सनलाइट रखना चाहिए, बिटवीन टेम्परेचर 2 डिग्री टू 8 डिग्री सेल्सियस, यानी ठंडे में उनको रखना चाहिए क्योंकि हाई टेम्परेचर पे वो पूरी तरह से ख़राब हो जाते हैं। कुछ वैक्सीन्स को कहा जाता है, कुछ इंजेक्शंस को कहा जाता है कि आप रेफ्रिजरेट करें, तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो डार्क कंडीशंस में ही सही रहते हैं, वो लाइट कंडीशन या सनलाइट कंडीशंस में डिटोरिएट हो जाते हैं और उनकी पोटेंसी जो है वो लूज़ कर जाती है। तो डिटोरिएट इफ़ दे आर अलाउड टू फ्रीज़, उनको फ्रीज़ भी नहीं करना है, मतलब ये नहीं है कि आपने इंजेक्शंस जो है वो फ्रीज़र में रख दिया और वो उसमें बर्फ़ जम गई तो वो भी ख़राब हो जाएगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखना है कि जहाँ पर वो गर्म भी ना रहें और ज़्यादा ठंडे भी ना रहें, फ्रीज़ भी ना हो, बिल्कुल बर्फ़ भी ना उनका हो जाए। सो वायरल वैक्सीन्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स और ओरल पोलियोमाइलाइटिस। जो वायरल वैक्सीन्स होती हैं वो स्मॉल पॉक्स होती हैं और ओरल पोलियोमाइलाइटिस होती हैं, और ये जो है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल रहती हैं फ्रीजिंग पॉइंट पे या बिलो फ्रीजिंग पॉइंट पे। ठीक है, तो कुछ पर्टिकुलर वैक्सीन्स होती हैं जिनकी स्टोरेज कंडीशंस मेंशन्ड होती हैं उन पर्टिकुलर के लेबल्स पर।
स्टोरेज के लिए अगर हम लाइट की बात करें तो एक्सेलरेट्स द डिकम्पोजिशन, यानी कि जितना ज़्यादा आप लाइटिंग कंडीशन में उसको रखोगे, जितना ज़्यादा वो लाइटिंग कंडीशन में होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, उतना ज़्यादा उसका सड़ना निश्चित है। सो मस्ट बी स्टोर्ड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, सनलाइट से दूर रखें आप उसको। लाइट रेजिस्टेंट ग्लास कंटेनर्स आर नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि एक पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन उनको चाहिए, बट ये है कि अगर आप ट्रांसपेरेंट में रख रहे हैं उनको, ट्रांसपेरेंट बॉटल्स हैं, तो आप प्लीज़ उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही रखें और अवे फ्रॉम सनलाइट रखें। मेक डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट चेंजेस, क्योंकि अगर आप उनको एक पर्टिकुलर कलर्ड बॉटल्स में रखेंगे या कलर्ड कंटेनर्स में वो रखे जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि उनमें क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आप मेंशन नहीं कर पाओगे, वो आपको दिखेंगे नहीं। तो इसीलिए ये डिफ़िकल्ट होता है कि आप उसको ग्लास कंटेनर्स में रखें, आप उसको लाइट सेंसिटिव ग्लास कंटेनर्स में ना रखें, वो ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में ही सही है। सो समरी में हमने क्या क्या डिस्कस किया कि क्या इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या उनकी क्लासिफिकेशंस होती हैं, कैसे उनको स्टोर करके रखना है। ये पर्टिकुलर जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, ये मेरा वीडियो नंबर 1 है, जिसमें आपने सारा इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, कितने इम्यूनाइजेशंस होती हैं और कौन कौन सी इम्यूनिटीज़ होती हैं, एक्टिव और पैसिव, जिसके बारे में आपने पढ़ा। सेकंड वीडियो के लिए प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल नेट फार्मा फॉर मोर वीडियोज़, एंड फॉर द वीडियो नंबर 2 कीप वॉचिंग। थैंक यू।